तो आज से हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज का फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, रिएक्शन कन्वर्जन। इसमें एटमोस्ट रिएक्शन जो है वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो दो काम हो जाएंगे, एक तो हमें 12th के लिए फाउंडेशन मिल जाएगी और साथ साथ हमारा 11th का रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो हमें 11th से होते हुए 12th में भी काम आएंगी। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने कन्वर्जन देखे थे, उसमें मेनली 2 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसके आधार पर हम रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेशन का एक रूट तैयार करते हैं। वो रूट जो होता है वो 4 स्टेप में कवर होता है, जिसमें हम एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड, ऐसे 4 कन्वर्जन हम पिछले साल से करते आ रहे हैं कि कभी भी किसी एल्केन का ऑक्सीकरण होता है तो वो एल्कोहल में, कोई एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड में, और कोई एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में। तो 2 तरीके हैं, एक तो हम 11 के नोट्स को प्रिजर्व करके देखते हैं कि उन नोट्स में क्या लिखा हुआ है। उसमें बेसिक्स जो स्टार्ट हुए हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप से हुए हैं, क्रियात्मक समूहों की पहचान से। और आज जो हम रिएक्शंस में उपयोग में ले रहे हैं वो 4 क्रियात्मक समूह हैं। तो हम इस तरह से भी, जिनको क्रियात्मक समूहों का भी आइडिया नहीं है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से क्रियात्मक समूह किस प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे सभी जानते हैं वैसे, पर फिर भी जो एल्केन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स, तो 11 के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन्स ही थे और 3 चैप्टर पढ़े थे हमने हाइड्रोकार्बन्स में। एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। तो मैं जनरल में बता दूं कि एल्केन वो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। एल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का। और ये इन तीनों से रिलेटेड केमिस्ट्री हमने किस में देखी हुई है, 11th में। 12th में इसके बाद के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जैसा कन्वर्जन हमें सिखाता है कि कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण होता है, इन तीनों में से किसी का भी, तो एक क्रियात्मक समूह बनता है जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं। और एल्कोहल हम किस क्रियात्मक समूह को देख के पढ़ते हैं, जब किसी कार्बनिक यौगिक में OH दिखाई देता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का निर्माण करता है, और कभी किसी कार्बनिक यौगिक में यदि CHO दिखता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड। तो जिस तरह से एल्डिहाइड होता है, ये CHO एल्डिहाइड, है। तो जैसे एल्डिहाइड होता है वैसे एक क्रियात्मक समूह होता है जिसको हम कीटोन बोलते हैं। कीटोन जिन यौगिकों के अंदर C और O दिखाई देता है वो कीटोन होता है। ये इस अवस्था में भी दिखाई देता है, C डबल बॉन्ड O की अवस्था में। इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कीटोन से। तो जहाँ एल्डिहाइड बनता है वहीं पे क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन भी प्राप्त होता है। और यदि एल्डिहाइड व कीटोन में से किसी का भी ऑक्सीकरण कर देते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल चौथा क्रियात्मक समूह है जिसको हम किस रूप में देखते हैं, COOH के रूप में, है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। मतलब
हमें 4 क्रियात्मक समूहों को देखना है। हाइड्रोकार्बन्स तो सीधे कार्बनिक यौगिक हैं, वो तो कोई क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आएंगे नहीं, परंतु फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम किसको देखते हैं, OH को। OH कभी भी होगा तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल। दूसरा एल्डिहाइड है, वो CHO के रूप में होता है। और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो COH के रूप में होता है। ये 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑक्सीकरण कन्वर्जन को कंप्लीट कर पाते हैं। पर हमें डेरिवेटिव भी समझ में आने चाहिए। डेरिवेटिव्स एक क्रियात्मक समूह के ऐसे समझात होते हैं जो बिल्कुल मुख्य क्रियात्मक समूह के समान ही केमिस्ट्री दिखाते हैं। मतलब हमें ये भी साथ साथ याद होना चाहिए कि कभी OH लिखा हुआ है जो एल्कोहल है, तो इसका एक डेरिवेटिव भी होता है जो केवल O होता है, इसको हम ईथर पढ़ते हैं। तो जो कुछ भी एल्कोहल के साथ होता है और जो अभिक्रिया एल्कोहल देता है, वैसी अभिक्रियाएँ हमें कौन भी देता है, ईथर भी। वैसे ही एक डेरिवेटिव जो भी बात की हमने, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड जो करता है वही सब कोई भी करता है, कीटोन भी है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे होते हैं, एक जैसी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। वैसे ही एल्कोहल और ईथर भी समान प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाते हैं। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन है। हमें रटे होना चाहिए कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। जैसे हमने फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो लिखा हुआ है वो एल्केन्स का लिखा है, तो सब समझते हैं कि प्राथमिक एल्केन के रूप में हम प्रायोरिटी जो एल्केन के रूप में लिखते हैं, हम फर्स्ट कार्बन वाला जो कंपाउंड पॉसिबल है वो मेथेन होता है, CH4 मेथेन है। यदि मेथेन का ऑक्सीकरण होता है तो एल्कोहल के रूप में हमें मिथाइल एल्कोहल बनता है। वैसे मिथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो हमें अम्ल के रूप में क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड। मतलब ये तीनों चेन रिएक्शन है। आपको जो कंटिन्यू 3 रिएक्शन दिख रही हैं वो तीनों किसको इंडिकेट कर रही है, चेन रिएक्शन को। ये तीनों जो हमने शो की हुई हैं, मेथेन से मिथाइल एल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल, ये एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का कन्वर्जन रूट है। यदि मेथेन ऑक्सीकृत होगा तो एक कार्बन वाले एल्कोहल का ही निर्माण करेगा, जिसको हम मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। मिथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो एक कार्बन वाला अम्ल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। जिस तरह से एक कार्बन में ऑक्सीकरण हो रहा है, वैसे ही 2 कार्बन में भी ऑक्सीकरण होता है। और 2 कार्बन के ऑक्सीकरण के लिए हमने मेथेन के स्थान पे एल्केन के रूप में किसको सिलेक्ट किया है, एथेन को, C2H6 को, है ना। एथेन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड। और एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। जैसा ऊपर हो रहा है सेम वैसे ही नीचे भी है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर 1 कार्बन वाले यौगिक मिल रहे हैं और नीचे 2 कार्बन वाले। तो आपको साथ साथ जिनको कम बेसिक्स जिनके क्लियर हैं, जिनके फंडामेंटल क्लियर नहीं है वो, तो यहीं सब यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं, मिथाइल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल। वैसे इथाइल एल्कोहल, एसिटेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। कम से कम इन यौगिकों की पहचान करनी तो हमें आनी ही चाहिए कि कहीं CH3CHO लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एसिटेल्डिहाइड। और कहीं CH3COH लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल। कहीं C2H5OH लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इथाइल एल्कोहल। बहुत सिंपल है, एक बार हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो हम इन यौगिकों के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं कि कौन से यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है। और इन्हीं से पूरी केमिस्ट्री चलेगी। तो एक बार हम इन सबको याद कर लेते हैं, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही हमें ईजी लगती है। जैसे एल्केन का ऑक्सीकरण हो रहा है, वैसे ही एल्कीन्स का हो रहा है। और एल्कीन के ऑक्सीकरण, एल्कीन के लिए हमने पिछले साल पढ़ा है, एथिलीन एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे एथीन से भी प्रोनाउंस करते हैं। और बायर अभिकर्मक से जब हम एथिलीन को ऑक्सीकृत करते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम एथिलीन ग्लाइकोल मतलब एथिलीन ग्लाइकोल मतलब ग्लाइकोल को प्राप्त करते हैं। बायर अभिकर्मक का पिंक कलर डिसअपियर होता है। हमें यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है कि एथिलीन का ऑक्सीकरण हमें किस में कन्वर्ट करके देगा, एल्कीन्स को, एथिलीन ग्लाइकोल में। और जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल है, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमेशा किसका निर्माण करता है, एल्डिहाइड का।
और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हमेशा किसका निर्माण करता है? अम्ल का। तो यहाँ भी वही हुआ, देखो कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसका निर्माण कर रहा है? एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसका निर्माण कर रहा है? अम्ल का। बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जब ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो जो यौगिक मिल रहे हैं वो यौगिक स्पेसिफिक वे में कौन है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से ग्लाइओक्सल बन रहा है और ग्लाइओक्सल के ऑक्सीकरण से ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें चेन रिएक्शन में आती है। मतलब कन्वर्जन किस चीज़ का नाम है? तो जो समझते हैं 11C की कन्वर्जन एक थ्योरी है जिसमें हमें बहुत रैपिडली, बहुत इंटेंस या बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत तेज़ी से हमें यौगिकों के रिएक्शन कन्वर्जन मालूम होने चाहिए। जैसे आपको बहुत तेज़ी से बोलना आना चाहिए कि एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण होगा तो हमें रटा होना चाहिए कि क्या बनेगा? ग्लाइओक्सल। और ग्लाइओक्सल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये हमें कंटिन्यू मालूम होना चाहिए, है ना। तो एथिलीन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल बन रहा है और एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्कोहल जो ग्लाइकोल के रूप में है वो ग्लाइओक्सल और ऑक्जेलिक अम्ल बना रहा है। वैसे ही हमने थर्ड जो लिखा है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन है और एल्काइन के ऑक्सीकरण के रूप में हमने किसको सिलेक्ट किया है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH को। इसको भी जानते हैं, ये भी 11 के टॉपिक है। एसिटिलीन, और एसिटिलीन का ऑक्सीकरण होता है तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, पर हमने जो यहाँ पे लिखा है वो किसका निर्माण कर रखा? ऑक्जेलिक अम्ल। जो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ ऊपर भी बना हुआ है वही ऑक्जेलिक अम्ल इधर नीचे बना है। तो इतने सभी कन्वर्जन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। ये सभी हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण है। जब हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करते हैं तो जो सेकंड स्टेप में हमें प्राप्त होता है वो एल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने जाएंगे तो एल्कोहल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, एक द्वितीयक एल्कोहल होता है और एक तृतीयक एल्कोहल होता है। तो जो भी प्राथमिक एल्कोहल है उसके रूप में हमने किसका सिलेक्शन किया है यहाँ पे? CH3CH2OH, मतलब इथाइल एल्कोहल का। और इथाइल एल्कोहल जो पहले बता दिया मैंने, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो हमेशा किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का। तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। द्वितीय के एल्कोहल के रूप में हम जिसका सिलेक्शन करते हैं वो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, CH3CH3OH। तो ये हमें याद होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कौन से प्रकार के एल्कोहल को बताता है? द्वितीय एल्कोहल। क्यों द्वितीय एल्कोहल बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एल्कोहल क्रियात्मक समूह हैं ये जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन से कितने मिथाइल समूह या कितने एल्काइल समूह लगे दिखाई दे रहे हैं हमें? 2। इसलिए हम इस एल्कोहल को क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल। और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड न बनते हुए एल्डिहाइड कई तो एसीटोन का निर्माण होता है द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। वैसे तृतीयक एल्कोहल के रूप में हम जिसका सिलेक्शन करते हैं वो ये थर्ड कंपाउंड है यहाँ पे, इसको हम तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल बोलते हैं और इसको हम TBA से प्रदर्शित करते हैं, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। यदि हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर ये भी वही सेम किसका निर्माण करता है? एसीटोन का। जिसने किसका निर्माण किया था? द्वितीयक एल्कोहल ने भी एसीटोन बनाया और तृतीयक एल्कोहल ने भी किसका निर्माण किया? एसीटोन। तो नए क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन देख रहे हो। कीटोन के रूप में तुम जिस यौगिक को देखोगे वो हमेशा एसीटोन होगा जिसका सूत्र CH3COCH3 होता है ऐसे। तो एसीटोन हमेशा तुम्हें दिखाई देगा, भले ही वो द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप एसीटोन को बनाओ या तृतीयक एल्कोहल से, है ना। तो दोनों ही किसका निर्माण कर रहे हैं साइमल्टेनियसली? एसीटोन का। तो क्या सीखने को मिल रहा है हमें कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण 2 चीज़ दे सकता है। यदि एल्कोहल प्राथमिक है तो हमेशा किसका निर्माण करेगा? वो एल्डिहाइड का। और एल्कोहल द्वितीयक है तो किसका निर्माण करेगा? कीटोन का। ऐसे ही थर्ड और लास्ट स्टेप ऑक्सीडेशन कन्वर्जन में हमने एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण लिखा हुआ है। तो जो एल्डिहाइड है वही कीटोन है। तो जो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है वही किसके ऑक्सीकरण से बनना चाहिए? कीटोन के। जैसे हम एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर रहे हैं यहाँ पे, तो एसिटाल्डिहाइड किस में परिवर्तित हो रहा है? एसिटिक अम्ल में, है ना। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ऑक्सीडाइज होता है तो हमेशा किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जो यौगिक हमने यहाँ लिखा है 2 कार्बन वाला है वो एसिटिक अम्ल है। यदि यही 1 कार्बन वाला होता तो किसका निर्माण हो जाता? फॉर्मिक अम्ल का। ये एसीटोन का ऑक्सीकरण लिख रहा हूँ तो एसीटोन भी उसी को बना रहा है जो एल्डिहाइड बना रहा था। एल्डिहाइड ने एसिटिक अम्ल बनाया, वैसे एसीटोन ने भी किसका निर्माण कर दिया है? एसिटिक अम्ल का। तो हमारे पास 4 स्टेप हो गए ऑक्सीडेशन के।
कि किसी एल्केन का ऑक्सीकरण होता है तो किसी एल्केन का ऑक्सीकरण हमेशा हमें एल्कोहल की तरफ लेके जाएगा, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो होगा हमें वो एल्डिहाइड की तरफ लेके जाएगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, अम्ल की तरफ। तो जो यदि 2 कार्बन वाले हम एल्केन का सिलेक्शन करते हैं तो 2 कार्बन वाला एल्केन, 2 कार्बन वाले एल्कोहल, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड और 2 कार्बन वाले अम्ल का निर्माण करता है। वैसे ही यदि हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का, जो हमने यहाँ किया है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो किसका निर्माण करता है, एसीटोन का, और एसीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो वापस क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल। तो ये बताया मैंने कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से एसीटोन, और एसीटोन से वापस क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल। वैसे ही हम तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें, ये तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल है, यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करने जाऊँ तो तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल से भी क्या बनता है, एसीटोन। तो ये वापस लिखा है मैंने यहाँ पे, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल से भी एसीटोन, और एसीटोन के ऑक्सीकरण से तो मालूम ही है हमें क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। ये तृतीयक एसीटोन वापस किस में परिवर्तित हो रहा है, एसिटिक अम्ल। तो एक रूट रिएक्शन मिल रही है हमें कि कब किसके ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो यदि हमें ये चीज़ें सिस्टमेटिक रटी हुई होती हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, तो हम आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कर सकते हैं। और एक इन सब के अलावा एक लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये हमने पिछले पेज से लिया है कि एथिलीन के ऑक्सीकरण से एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना। ये कन्वर्जन हमने इधर लिखा हुआ है कि ये एथिलीन है, और एथिलीन का जो ऑक्सीकरण होता है वो किसका निर्माण करता है, एथिलीन ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल ग्लाइऑक्सल का, और ग्लाइऑक्सल ऑक्जेलिक अम्ल का। तो हमारे फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कन्वर्जन का ये फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप के बाद आप आसानी से किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है ये हम थ्रूली मालूम कर पाते हैं। और हमें ये फर्स्ट लेक्चर रटा होना चाहिए, तब जाके हम अगले स्टेप्स को क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला काम है कि हम जितनी रिएक्शंस हैं सब याद करें कि किसके ऑक्सीकरण से कौन से यौगिक संभव है। तो हम कल सेकंड स्टेप देखेंगे इसका, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन से।